बच्चों, आज हम बात करेंगे खुली अर्थव्यवस्था, जिसको कहते हैं ओपन इकोनॉमी। ये माइक्रो इकोनॉमिक्स समष्टि अर्थशास्त्र का एक पार्ट है। खुली अर्थव्यवस्था, ओपन इकोनॉमी बोलते हैं इसको, या खुली अर्थव्यवस्था। अब खुली अर्थव्यवस्था क्या है? तो खुली अर्थव्यवस्था विभिन्न माध्यमों द्वारा एक देश का दूसरे देशों, विश्व से आर्थिक व्यवहार। तो आर्थिक व्यवहार कैसा हो सकता है? वस्तुओं सेवाओं का व्यापार हो सकता है, जिसको निर्गत बाजार कहते हैं, वित्तीय बाजार और श्रम बाजार। ये सब खुली अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आते हैं। दुनिया के ज़्यादातर देशों की अर्थव्यवस्था खुली अर्थव्यवस्था ही है। सारे देशों को लगभग दूसरे देशों से वस्तुओं और सेवाओं का आयात निर्यात करना ही पड़ता है। तो ये खुली अर्थव्यवस्था की परिभाषा हो गई। दूसरा टॉपिक इसमें है भुगतान संतुलन। भुगतान संतुलन को बैलेंस ऑफ पेमेंट, शॉर्ट में बोलते हैं BOP, बैलेंस ऑफ पेमेंट या भुगतान संतुलन। RBI के अनुसार इसकी क्या परिभाषा है? RBI के अनुसार किसी देश का भुगतान संतुलन उस देश के निवासियों और शेष विश्व के मध्य होने वाले समस्त आर्थिक लेन देन का व्यवस्थित अभिलेख है। तो भुगतान संतुलन क्या है? किसी देश का दूसरे देश या विश्व से जो लेन देन होता है, उसका अगर अभिलेख बनाया जाए तो उसी को कहते हैं भुगतान संतुलन। भुगतान शेष भी इसको बोलते हैं, या अदायगी संतुलन भी इसको कहते हैं। और इसके 3 मदें हैं, 3 अवयव हैं मुख्य तौर पे। पहला है दृश्य मदें। दृश्य का मतलब जो दिखाई देने वाली हैं। तो भौतिक वस्तुओं का आयात निर्यात ये दिखाई देती है, इसलिए इसको दृश्य मदों में रखा गया है। दूसरा है अदृश्य मदें, जो दिखाई नहीं देती, जैसे सेवाओं का मतलब बैंकिंग, बीमा आदि का मूल्य। तो इनका जो होता है, ये मदें कहलाती हैं अदृश्य मदें। तीसरा है पूंजी अंतरण। पूंजी या जो भुगतान होता है, पूंजीगत प्राप्तियां व भुगतान, ये इसके अंतर्गत आते हैं। इसके अंतर्गत भुगतान संतुलन में 2 प्रमुख खाते आते हैं। इस पर भी प्रश्न पूछा गया है। पहला है चालू खाता या करंट अकाउंट। चालू खाते में वस्तुओं और सेवाओं के मद आते हैं। दूसरा है पूंजी खाता। पूंजी खाता का मतलब है वित्तीय लेन देन, जैसे निवेश, स्वर्ण का आदान प्रदान, ऋण आदि इसके अंतर्गत पूंजी खाते के अंतर्गत आते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं भुगतान संतुलन के 2 प्रमुख खाते होते हैं, और मदें भी आपने देख लिया। अब बात करते हैं भुगतान संतुलन में घाटा या अतिरेक। भुगतान संतुलन में घाटा या अतिरेक, या इसको भुगतान शेष असंतुलन भी कहते हैं। तो भुगतान शेष भी भुगतान संतुलन कहते हैं। इसमें असंतुलन होता है तो इसको कहते हैं भुगतान संतुलन में घाटा या अतिरेक, या भुगतान संतुलन या भुगतान शेष असंतुलन भी कहते हैं। अब इसमें हम कुछ चीज़ें जानना ज़रूरी है, जैसे आयात व निर्यात क्या है। तो ज़्यादातर सभी को पता है, लेकिन फिर भी हम लिखा रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन बार बार आया है। तो आयात व निर्यात क्या है? जब कोई देश दूसरे देश से माल खरीदता है तो उसे लेन या आयात कहते हैं। मतलब दूसरे देश से अगर हम कोई सामान मंगाते हैं तो उसी को आयात या इंपोर्ट कहते हैं। और जब हम किसी देश को सामान भेजते हैं या बेचते हैं तो इसको कहते हैं, देते हैं सामान, तो इसको कहते हैं निर्यात या एक्सपोर्ट। जैसे हम लोग काफ़ी मात्रा में पेट्रोल डीजल का आयात हम दूसरे देश से करते हैं, तो ये आयात दूसरे देश से खरीदते हैं। कोई चीज़ का खरीद करते हैं तो वो कहते हैं आयात। अगर यहाँ से हम कहीं अनाज अपना बेच रहे हैं तो कहलाएगा निर्यात। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट चीज़ देखते हैं। यदि आयात को आई से लिख सकते हो, बराबर निर्यात। एक्सपोर्ट है तो ई से लिख सकते हो। अगर
अगर ये दोनों बराबर हैं, आयात और निर्यात बराबर हैं, तो इसके मतलब ऐसी स्थिति संतुलन की स्थिति कहलाएगी, हम घाटे में नहीं रहेंगे, हमारा देश घाटे में नहीं होगा, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था घाटे में नहीं होगी। तो ये भुगतान संतुलन की स्थिति कहलाएगी। यदि आयात आई का अधिकता हो और निर्यात कम हो, मतलब सामान बाहर से ज़्यादा मंगाया जा रहा है ज़्यादा पैसे का और निर्यात कम कर रहे हैं, तो ये घाटे की स्थिति होगी। इसे कहते हैं भुगतान संतुलन में घाटा या नुकसान। मतलब आई इंपोर्ट अधिक होगा ई से, एक्सपोर्ट से, तो ऐसी स्थिति क्या कहलाएगी? भुगतान संतुलन में घाटा। ऐसी स्थिति जिसमें आयात अधिक होगा और निर्यात कम होगा। अब एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, भुगतान संतुलन और व्यापार संतुलन में अंतर। ये बार बार आया है, भी क्वेश्चन 2019, 20, 22, 23, 25 लगातार आया है। तो भुगतान संतुलन में क्या होता है? भुगतान शेष भी जिसको कहते हैं, इसमें आयात निर्यात वस्तुओं का तो होता ही है, सेवाओं और पूंजी और ऋण का भी विवरण होता है। तो ऐसा विवरण कहलाता है भुगतान संतुलन में सारे मद शामिल होते हैं। लेकिन व्यापार संतुलन में क्या होता है? इसमें केवल आयात निर्यात का, व्यापार का केवल विवरण होता है। आयात और निर्यात का, भौतिक वस्तुओं के आयात निर्यात का विवरण होता है। तो इसको कहते हैं व्यापार संतुलन या व्यापार शेष। जबकि भुगतान संतुलन में सेवाएं और पूंजी और ऋण का भी विवरण होता है। दूसरा पॉइंट है, इसका क्षेत्र व्यापक है भुगतान संतुलन का, और इसका क्षेत्र संकुचित है व्यापार संतुलन का। तीसरा है, यह सदैव संतुलित रहता है। भुगतान संतुलन सदैव संतुलित अवस्था में दिखाया जाता है, जबकि व्यापार संतुलन अनुकूल भी हो सकता है, प्रतिकूल भी हो सकता है। हो सकता है कि निर्यात हम ज़्यादा करें तो हम फायदे में रहेंगे, अनुकूल स्थिति कहलाएगी। अगर आयात ज़्यादा करेंगे, मंगाएंगे बाहर सामान, तो ये प्रतिकूल अवस्था कहलाएगी, तो व्यापार घाटा होगा इसमें। तो ऐसी स्थितियाँ हो सकती हैं। चौथा पॉइंट है, यह विनिमय दर को ज़्यादा प्रभावित करता है। भुगतान संतुलन विनिमय दर को प्रभावित करता है। आगे हम पढ़ेंगे विनिमय दर क्या है। तो विनिमय दर को अधिक प्रभावित नहीं करता व्यापार संतुलन। तो इसमें दोनों में अंतर है। तीसरा है, यह अधिक महत्वपूर्ण है। भुगतान संतुलन अधिक महत्वपूर्ण है, जबकि व्यापार संतुलन या व्यापार शेष उतना महत्वपूर्ण नहीं है। अब हम देखते हैं आगे विनिमय दर क्या होती है और विदेशी विनिमय क्या है। तो विदेशी विनिमय को फॉरेन एक्सचेंज भी कहते हैं या विनिमय दर, ये दो चीज़ें पढ़ेंगे। एक्सचेंज रेट, तो ये भी क्वेश्चन बार बार आया है। तो इस बहुत ही आसान टॉपिक है। क्या है? क्राउथर की परिभाषा लिखाई गई है कि विनिमय दर एक देश की मुद्रा को करेंसी भी कहते हैं, करेंसी किसी एक देश की मुद्रा की इकाइयों को मापती है। तो विनिमय दर एक देश की मुद्रा की इकाइयों को मापती है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दूसरे देश की मुद्रा की एक इकाई के बदले प्राप्त किया जाता है। मतलब किसी एक देश की मुद्रा के बदले में अगर हम दूसरे देश की मुद्रा को प्राप्त करते हैं तो उसकी कीमत अलग अलग होगी। तो उसको जो उसकी प्राप्त करने की दर होगी उसी को विनिमय दर कहते हैं। जैसे हम जानते हैं कि भारत की जो रुपए का मूल्य है वो डॉलर की तुलना में कम है। तो $1 को अगर हमको लेना है तो लगभग हमने लिखाया है 88 रुपये, जबकि अब लगभग 90 रुपये इसकी कीमत हो गई। तो $1 का मूल्य लगभग 90 रुपये होता है। तो ये क्या कहलाएगी? विदेशी विनिमय दर होगी, और जो हम लेन देन करते हैं उसको विदेशी विनिमय कहते हैं। विनिमय दर क्या है? $1 की कीमत कितनी है? डॉलर की तुलना में बहुत कम है। $1 अगर हमको लेना है तो 88 रुपये देना पड़ेगा। तो इस तरह से विनिमय दर का एक उदाहरण है। अलग अलग देशों की तुलना में अलग अलग देशों की मुद्रा का मान कम या ज़्यादा हो सकता है, वो विनिमय दर होती है। अब विनिमय दर के प्रमुख प्रकार, ये भी बार बार आया क्वेश्चन। ये 2 प्रकार आपके कोर्स में है। पहला है स्थिर विनिमय दर। तो स्थिर विनिमय दर क्या है कि स्वर्ण मान प्रणाली इसका उदाहरण है, और ब्रेटन वुड्स प्रणाली। ये स्थिर विनिमय दर है। सोने को आधार बनाकर स्वर्णमान प्रणाली और ब्रेटन वुड्स प्रणाली, ये 2 इसके उदाहरण हैं। लेकिन इस समय जो विनिमय दर दुनिया की है वो है
नम्य या लचीली विनिमय दर, इसको स्वतंत्र विनिमय दर भी कहते हैं। और भारत में जो है गंदी नम्य विनिमय दर है, लचीली विनिमय दर है, तो इसको हम क्या कहते हैं कि गंदी तरणशीलता कहते हैं। क्या कहते हैं? गंदी तरणशीलता। तो ऐसी विनिमय दर भारत में है जिसमें भारत समेत कई देशों में, जहाँ पे जो केंद्रीय बैंक है अपने यहाँ आरबीआई है, वो विनिमय दर को कुछ हद तक कंट्रोल करते हैं, उसको नियंत्रित कर सकते हैं। तो ऐसी विनिमय दर को क्या कहते हैं? गंदी तरणशीलता। तो गंदी तरणशीलता विनिमय दर लचीली विनिमय दर का एक और प्रकार हो गया। तो ऐसी विनिमय दर जो कि मुद्रा की स्वतंत्र रूप से लेन देन से प्रभावित होती है, उसको लचीली विनिमय दर कहते हैं। जैसे इस समय भारत की जो मुद्रा है उसका डॉलर की तुलना में या यूरो की तुलना में या पाकिस्तानी रुपए की तुलना में या बांग्लादेश के टका मुद्रा की तुलना में, अलग अलग देशों की मुद्रा की तुलना में इनका मूल्य लगातार कम ज़्यादा होता रहता है। जैसे अभी हमने बताया कि डॉलर का मूल्य 88 रुपये पहले था, अब धीरे धीरे 90 रुपये हो गया, कभी 91 हो जाता है, कभी जो है कम हो जाता है। तो इस तरह से लचीली विनिमय दरें कहलाती है। तो ये क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तैयार करेंगे। धन्यवाद।